नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के छठवें शिफ्ट जिसकी परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2023 को हुई थी उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों के पेपर में 15 अंक का पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 अंक का पेडागोजी पूछा जाता है। पैराग्राफ के प्रश्न आप बड़े आसानी से पैराग्राफ के आधार पर ही दे सकते हैं। मेनली हम लोग फोकस करेंगे पेडागोजी वाले सेक्शन में, क्योंकि अगर आपने इस पर कमांड पा लिया तो आप लैंग्वेज वाले पेपर में 25 से ऊपर बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से अलग है। इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। पश्चिमी भाग की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, इससे सटे जो भी जिले हैं उनकी बात की जा रही है। तो पश्चिमी भाग में जो हिंदी बोली जाती है वो ठेठ हिंदी होती है, जैसे कि का कर रहा है, या फिर जैसे तू तड़ा करके बोला जाता है। जैसे कि नोएडा जो है वो एनसीआर में आता है, नोएडा के लोग तू तड़ा करके बात करते हैं, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, इस टाइप से। लेकिन जैसे ही आप पूर्वी भाग में आते हैं, जैसे कि इधर साइड गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, इस साइड जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर तू तड़ाक या फिर ठेठ हिंदी नहीं बोली जाती, बल्कि सम्मान देते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से बोला जाता है। तो यही प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा तो दोनों है और हिंदी भाषा में इस प्रकार की भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा भाषा और बोली का। देखिए, भाषा जो होता है उसका एक व्याकरण है। तो यहाँ पर पूर्वी भाग में जो बोली जा रही है और पश्चिमी भाग में जो बोली जा रही है वो दोनों एक ही भाषा हिंदी की बात की जा रही है। देखिए, प्रश्न में ही आपको मेंशन किया गया है कि दोनों में हिंदी का जिक्र किया गया है, यानी ये तो क्लियर है कि दोनों हिंदी भाषा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन क्षेत्रीयता की वजह से इस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे कि एक पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में, तो वहाँ के स्थानीय क्षेत्र की वजह से उस हिंदी मानक भाषा में कुछ परिवर्तन उत्पन्न हुआ और इसी परिवर्तन को हम लोग बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली। भारत में लगभग 650 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं और ये क्षेत्रीयता के आधार पर होता है। जैसे कि पश्चिमी भाग में जाएंगे और पूर्वी भाग में जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से, स्थानीय क्षेत्र की वजह से जो भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है उसे ही हम लोग बोली बोलते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। अब देखिए, चौथा कहा जा रहा है कि वे आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर लेंगी। अब यहाँ पर हिंदी भाषा दोनों है तो अलग अलग भाषा का दर्जा थोड़ी प्राप्त करेंगी। हिंदी जब दोनों है तो अलग अलग भाषा थोड़ी होगा। भाषा के अंदर उपभाषा आप कह सकते हैं, भाषा के अंदर उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। जबकि विकल्प में क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर लेंगी। तो भाषा नहीं बल्कि उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है, क्योंकि दोनों तो एक ही भाषा है, हिंदी ही है। तो भाषा की दर्जा तो कभी मिलेगा नहीं, उपभाषा जरूर प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, वे हिंदी की एक बोली से संबंध रखती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बोली जा रही है और यहाँ पर जो हिंदी बोली जा रही है वो अलग अलग बोलियां हैं। जैसे कि हिंदी जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी भाग में बोली जाने वाली, दूसरा पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली, और एक और होता है बिहार वादी बोलते हैं, बिहार हिंदी बोलियां बोलते हैं। तो जैसे पूर्वी भाग में जो बोली जाती है इसमें मुख्य रूप से 3 बोलियां आती है, जैसे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी बोलियों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं, जैसे कि हरियाणवी हो गया, ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, खड़ी बोली हो गया। ये सभी पश्चिमी हिंदी बोलियां के अंतर्गत आता है। और बिहारी हिंदी में कौन सा आता है? भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, अंगिया हो गया, ये सब आते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सब बोलियां हैं और अलग अलग बोलियां हैं। भाषा तो एक ही है, हिंदी ही है, और उसके अंतर्गत क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ा, तो अलग अलग परिवर्तन हुआ, तो अलग अलग ये बोलियां हो गई। ठीक है, यानी जो पश्चिम में बोला जा रहा है वो अलग बोली है, हिंदी में जो है वो अलग बोली है। और तीसरे विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि वे हिंदी की एक बोली से संबंधित है। एक बोली नहीं है बल्कि अलग अलग बोली है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वे विभिन्न भाषाएं हैं। भाषा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा तो एक ही है ना, मानक भाषा तो एक ही है, हिंदी है। और हिंदी के अंतर्गत क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से वो अलग अलग बोलियों में परिवर्तित हो गई, ना कि भाषा में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, वे हिंदी की बोलियां हैं, जो कि विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। उद्देश्यपूर्ण प्रयोग का मतलब कि भाषा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वह उस भाषा को प्रयोग करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। अब अपने आप को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? या तो किसी से बोल करके या तो लिख करके, यानी मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और भाषा का उद्देश्य भी यही होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, लिख करके या फिर बोल करके। ठीक है, तो हमसे ये बोला जा रहा है कि भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरे से, आपकी भाषा उतना ही ज़्यादा मानक भाषा की तरफ आगे बढ़ेगी या फिर आपका उतना ही भाषा पर कंट्रोल होगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अब उद्देश्यपूर्ण प्रयोग कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी से बातचीत करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। अब बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, यानी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ सीखना उद्देश्य है। जैसे कि आप अपने पिता से कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि बेवजह बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तभी तो आप उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं। इसीलिए आपका एक उद्देश्य होता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना शामिल है। मैंने आपको क्या बताया कि लैंग्वेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और अपने आप को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? या तो बोल करके या तो लिख करके। तो यहां पर देखिए, लिखना क्या है? लिखना यानी कि लिखित अभिव्यक्ति, और बातचीत क्या है? बातचीत यहां पर मौखिक अभिव्यक्ति। यही तो दोनों उद्देश्य है भाषा का, कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना लिख करके या फिर बोल करके। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि पहले भाषा जन्म लेती है, उसके बाद बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे उस भाषा का प्रयोग करके, तब बच्चे के संज्ञान का वृद्धि होगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहां तक तो सही है। आगे पढ़िए, और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। पूर्व अपेक्षित कहने का मतलब कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो तभी संभव है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब भाषा का विकास होगा। ये आगे के इस लाइन में कहा जा रहा है। अब देखिए, हमारे पास दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की। तो आप पर्टिकुलर किसी एक के आधार पर उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न में ना तो लेव वाइगोत्स्की ना तो जीन पियाजे का जिक्र किया गया। तो आपको दोनों का विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो यहां तक आधा तक तो यह कहा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कि भाषा बच्चे में संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। यहां तक ठीक भी है, बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन इसी में इन्होंने यह भी कह दिया कि इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है, यानी कि इसके बिना बच्चे का संज्ञान विकसित ही नहीं हो सकता, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे ने यह कहा था कि बच्चे में पहले परिपक्वता आती है, बच्चे में पहले परिपक्वता आती है, उसके बाद भाषा का विकास होता है, जो कि इसके ठीक उलट है। इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। अब किसके बारे में प्रश्न पूछा गया था? भाषा अधिगम के बारे में। तो भाषा अधिगम के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ नियम को सीखने के द्वारा होता है और आकृतियों को सीखने के द्वारा होता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि भाषा का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे मौखिक तरीके से या फिर लिखित तरीके से, तब तक आप उसके उच्चतम उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि केवल नियम आप, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इंग्लिश वो बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ लिए, बहुत अच्छा उनको लिखने भी आता है, लेकिन वो अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंग्लिश में। ये क्या है? ये प्रॉब्लम ही है ना, यानी कि वह भाषा पर सही से कमांड नहीं कर पाए हैं। यानी कि भाषा का उच्चतम उद्देश्य होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस भी दो तरीके से, लिख कर भी और मौखिक तरीके से भी। अब बच्चा व्याकरण तो पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, यानी नियमों को वो सीख लिया है, लेकिन जब वो बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि भाषा पर उसका पकड़ नहीं है। यानी कि बच्चे का बातचीत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विकल्प नंबर 3 में नहीं दिया गया है। और चूंकि ये निगेटिव है और हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शास्त्रीय भाषा को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। तो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वह कुछ मापदंड तय किया हुआ है, जिसके आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पहला कंडीशन यह है कि इतिहास में 1500 से लेकर के 2000 वर्षों से ऐतिहासिक अवधि में प्रारंभिक ग्रंथों और पौराणिक ग्रंथों में इस भाषा की मान्यता दर्ज होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा है कि उस भाषा का प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह होना चाहिए।
तीसरा है कि इन भाषाओं की साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए, यानी कि किसी भी दूसरी भाषा से उसकी शब्दावली नहीं लिए होने चाहिए। इन्हीं सब मापदंडों के आधार पर भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वह शास्त्रीय भाषा का दर्जा देता है। अब हमारे देश में टोटल 6 भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त की हुई हैं। पहला है तमिल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कई बार ये प्रश्न में पूछा जा चुका है, ठीक है। तमिल जिसको 2004 में मान्यता दी गई शास्त्रीय भाषा के तौर पर। दूसरा है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत को मान्यता कब दी गई थी? 2005 में। इसी प्रकार से तेलुगु, तेलुगु को मान्यता कब दी गई? 2008 में। उसके बाद से कन्नड़, कन्नड़ को कब मान्यता दी गई थी? इसको दी गई थी 2008 में। इसके बाद से मलयालम, इसको मान्यता दी गई थी 2013 में। और अंत में ओडिया, ओडिया या उड़िया जिसे आप बोलते हैं, 2014 में इसको मान्यता दी गई थी। तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त है। अब चारों विकल्पों में देखिए, यहाँ पर देखिए संस्कृत का जिक्र किया गया है, तमिल का भी जिक्र किया गया है, डोंगरी नहीं है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए हिंदी नहीं है तो हिंदी वाला गलत हो गया। संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी नहीं है तो ये गलत हो गया। संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, देखिए एनसीएफ बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर मानता है। बहुभाषिकता का मतलब, बहु का मतलब कि एक से ज़्यादा, और भाषिकता यानी भाषा की बात की जा रही है। अब देखिए एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये मानते हैं कि बच्चे की कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जहाँ तक संभव हो बच्चे के मदर टंग, उसकी मातृभाषा, उसके फर्स्ट लैंग्वेज में ही उसकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक सरकारी विद्यालय है, तो उसके सरकारी विद्यालय में आप देख सकते हैं कि अगर पंजाब से कोई आया हुआ बालक है तो उसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है, कोई उड़ीसा से आया हुआ बालक है तो उसकी मदर टंग उड़िया हो सकती है, कोई साउथ से आया हुआ बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक हो सकती है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों से आए हुए बालक की सबकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है। तो एज ए टीचर उसके लिए भी लिमिटेशंस है कि आखिर वो कितनी भाषाओं को सीखेगा, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से 20 भाषा बोलने वाले अलग अलग बच्चे हैं। तो एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये कहता है कि उनको मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर सभी का मदर टंग अलग है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 2 से 3 घंटे की कक्षा में आप 20 लैंग्वेज में बच्चे को बता पाए। इसलिए बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया, और वो भी कैसा? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, यानी कि एज ए टीचर तो हम औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का सरकारी विद्यालय तो औपचारिक लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी है। तो एज ए टीचर हम विद्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन बच्चों को एटलीस्ट उसकी मातृभाषा में अपने आप को बोलने, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। क्योंकि हो सकता है कि बच्चा जब पहली बार विद्यालय आया हो तो केवल अपनी मातृभाषा के बारे में जानता हो, अन्य लैंग्वेज के बारे में वो नहीं जानता। तो जब हम लोग उसको प्रेशराइज करेंगे कि आप हिंदी बोलिए, तो वह थोड़ा सा एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कक्षा में वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इसलिए बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे को आप मौका दीजिए कि वह अपनी मातृभाषा में धीरे धीरे एक्सप्रेस करे, और जैसे जैसे वह विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा, टीचर के संपर्क में आएगा, तो वो विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की मदर टंग अलग अलग हो सकती है, तो प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी लैंग्वेज बोलेगा। तो बच्चा जो दूसरे के लैंग्वेज में संपर्क में आएगा तो एटलीस्ट उसकी शब्दावलियों को तो सीख रहा है ना, और जो औपचारिक भाषा है जिसमें टीचर पढ़ा रहा है उसको भी सीख रहा है। तो इसे ही बोलते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, यानी बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा। और चूंकि कई बच्चे हैं जिसकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे बहुभाषिकता बोला जाता है। यानी बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखते हैं और अन्य भाषाओं को सीखते हैं, इसे ही बोलते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया कि शिक्षार्थी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। तो ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है एनसीएफ के द्वारा, ठीक है, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। देखिए बहुभाषिकता का मतलब ही ये है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करेंगे। अब बच्चे की मदर टंग इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज की आप बात थोड़ी करेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजी की बात की गई है, तो इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि मातृभाषा से बच्चा शुरुआत तो कर रहा है,
लेकिन अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर देने की बात की जा रही है, जबकि बहुभाषिकता ये कहता है कि मातृभाषा से बच्चा शुरू करके वह विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेगा। औपचारिक भाषा हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, या फिर कोई अलग भी भाषा हो सकती है। इसके बाद अन्य भाषाओं को वो सीखता है, और साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक जब बच्चा जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक फॉरेन लैंग्वेज का भी बात किया गया है। तो यहां पर अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, बल्कि औपचारिक भाषा, मदर टंग के बाद से औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं को सीखने की बात की जा रही है। और अन्य भाषा में ही आंग्ल भाषा आता है, जिसे अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर अंग्रेजी का जिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि औपचारिक भाषा का जिक्र होना चाहिए विद्यालय की, और अन्य भाषाओं का जिक्र होना चाहिए, जो कि गलत कर दिया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, तो ये भी बहुभाषिकता का मतलब नहीं है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अंग्रेजी का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जिक्र किया गया है कि बच्चे अन्य भाषाओं को जोड़ते जाते हैं। अन्य भाषा में इंग्लिश भी आएगा और विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी भी आएगी, और साथ ही साथ बच्चा अपनी मातृभाषा से विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है? तो एनसीएफ बहुभाषावाद को एक संसाधन मानता है। बहुभाषावाद के बारे में मैंने आपको क्या बताया? बहुभाषावाद का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाएगा, और धीरे धीरे वो बच्चा अपनी मातृभाषा से बढ़ करके वो विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेगा और अन्य भाषाओं को वो सीखेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। तो अधिक से अधिक भाषाओं के शिक्षण के बारे में बहुभाषावाद नहीं कहता, बल्कि बच्चे अपनी मदर टंग में अपने आप को एक्सप्रेस करें और विद्यालय की भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में जब वो आएगा तो अन्य भाषाओं को सीखेगा। अधिक से अधिक भाषा कहने का मतलब बच्चे को 100 भाषा थोड़ी सिखा दिया जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति, ये एप्रोप्रिएट तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एप्रोप्रिएट आपको आगे मिलेगा। चौथा देखिए, कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 जो है लचीली भाषा नीति की स्वीकृति, ये पहले से ऑप्शन नंबर 3 में उपयोग है, क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी भाषा का प्रयोग करने का मौका दे रहे हैं, यानी कि लचीली भाषा शिक्षा नीति को आप स्वीकृति दे रहे हैं, इसलिए ये वाला जो विकल्प है दूसरा वाला, और तीसरे में पहले से इंक्लूडेड है, और इसलिए दूसरा अब संकुचित हो जाएगा, तीसरा वाला बिल्कुल ब्रॉड सेंस में, और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। यही बहुभाषावाद कहता है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की यानी उसके मदर टंग का प्रयोग करने का मौका दीजिए, और उसके बाद बच्चा विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में उसके पास सिर्फ अपनी मदर टंग भाषा के बारे में ही वो जानता है, इसलिए वो अपनी मदर टंग अपने मातृभाषा में प्रयोग करने का आप उसे अवसर दीजिए। उसके बाद जो विद्यालय की भाषा है वो सीखेगा और अन्य भाषाओं को सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है, वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो नई भाषा सीखने के दौरान जब वो उसे बोल नहीं पाती और मौखिक तरीके से उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाती, तो उसे हम लोग कौन सा अवधि बोलते हैं? उसे मौन अवधि बोला जाता है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक ग पर रेफ और भ पर रेफ से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़े हुए कहने का मतलब कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसे विषम जोड़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गौरव गीजूबाई बधेगा की छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानियों को पढ़ता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? देखिए, वह समय निकाल करके, देखिए जब भी उसे समय मिलता है तब वो बिजूभाई गधेगा की सभी कहानियों को पढ़ता है, यानी कि उनकी जितनी भी कहानियां उन सबको पढ़ने की वो चेष्टा रखता है, इच्छा रखता है। तो जब संपूर्ण लेख को पढ़ने की बात आती है, संपूर्ण लेख को पढ़ने की बात आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे विस्तृत पठन बोलते हैं, यानी विस्तार से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा केवल डिफरेंस है। अगर एक ही कहानी को गहनता से पढ़ता तो बारीकी से पढ़ना हो जाता, ठीक है, और एक ही कहानी को जल्दी जल्दी पढ़ करके सिर्फ उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता तो सरसरी तौर पर पढ़ना हो जाता,
ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानियों को पढ़ता है। यानी कि समय मिलने पर वह उनकी सभी कहानियों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इसे विस्तृत पठन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता। अंतःक्रिया मतलब कि इंटरेक्शन, यानी कि बातचीत, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की बात की जा रही है। अब हमसे इसका निगेटिव वाला विकल्प पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। चयनित विषयों पर समूह परियोजना कार्य। समूह में जब बच्चे कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो ये तो इंटरेक्शन का समर्थन करता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को विनिमय के अवसर यानी बातचीत प्रदान करना। बातचीत करेंगे यानी बच्चे अपने विचारों को अंतःक्रिया के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और समूची कक्षा में एक साथ कार्य। जब बच्चे समूहों में कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से बातचीत करेंगे ही करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे ही करेंगे, तो ये भी अंतःक्रिया को समर्थन देता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, विकल्प नंबर 4 देखिए, अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुत लेख कार्य। व्याख्यान में क्या होता है कि टीचर सिर्फ लेक्चर देता है और बच्चे निष्क्रिय बैठे रहते हैं, इसीलिए इसको निगेटिव माना जाता है प्राथमिक स्तर की कक्षा में। साथ ही साथ श्रुत लेख का मतलब होता है, श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लिखना, यानी सुन करके सिर्फ लिखना, सुन करके लिखना। तो ये दोनों जो हैं ये अंतःक्रिया परिकल्पना नहीं है, क्योंकि अंतःक्रिया में ध्यान से देखिएगा, अंतःक्रिया क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन को बोलते हैं, यानी कि टीचर भी कुछ बोलेगा और बच्चे भी कुछ बोलेंगे, या फिर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर टू वे कम्युनिकेशन होगा। लेव वाइगोस्की ने जिस कम्युनिकेशन की बात की है वह उन्होंने कहा था कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अब बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो प्रश्न पूछेगा, अगला बंदा जब उसका जवाब देगा तभी तो उसके संज्ञान में वृद्धि होगा। यहां पर श्रुत लेख का मतलब क्या होता है कि केवल सुन करके शब्दों को लिखना। इमला जिसे आप बोलते थे प्राइमरी स्कूलों में, आपने कभी ना कभी इमला को लिखा होगा, तो इमला जो है वो कहीं से भी बातचीत नहीं है, वो सिर्फ आप शब्द सुनते हैं और उस शब्दों को अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो ये अंतःक्रिया नहीं माना जा सकता। यही हमसे पूछा गया था, तो ये निगेटिव सेंस में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। पठन का मतलब क्या होता है, पढ़ करके किसी भी लेख का अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा पठन का उद्देश्य नहीं है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए निष्कर्ष ढूंढना। निष्कर्ष ढूंढना यानी उसका अर्थ समझना, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं, पठन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ निकालना, यानी निष्कर्ष ढूंढना। तो ये तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। दूसरा देखिए, पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना। जैसे कि मैं आपको ये प्रश्न पढ़ करके और इसका अर्थ समझ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका अर्थ कैसे समझ पा रहा हूं, मैं अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समझ पा रहा हूं कि पठन क्या कहते हैं। अब जैसे पठन के बारे में मैंने पढ़ा है कि पठन क्या होता है, तभी तो आपको समझा पा रहा हूं, यानी कि मैंने पढ़ा है कि पठन का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। अगर मैं इस पठन शब्द का ही अर्थ अगर नहीं समझ पाता तो क्या मैं आपको इस प्रश्न को समझा पाता, नहीं समझा पाता। यानी कि किसी भी लेख को समझने के लिए उस शब्दों का क्या मतलब है उसके बारे में आप पहले से जानने होने चाहिए, तभी तो आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। किसी भी लेख में, पैराग्राफ में आप प्रत्येक शब्द का मतलब समझ पाते हैं, एकाद को छोड़ करके, क्योंकि एकाद का आप अनुमान लगा लेते हैं उस वाक्य के हिसाब से, उस अनुच्छेद के हिसाब से। बाकी के 70 से 80%, 90% आप शब्दों को जानते रहेंगे तभी तो उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो जो आप पहले से जान रहे हैं वही तो आपका पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है। यही तो बोला जा रहा है कि पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभव से जोड़ना। आप अपने पूर्व अनुभव यानी पहले से जो शब्दों को जानते हैं उसी के आधार पर तो उस पढ़े गए लेख का अर्थ निकालते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए, शब्दों और शब्द समूहों का अर्थ समझना। अब पूरा लेख है, जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ कैसे बना हुआ है, वाक्यों से बना हुआ है। वाक्य कैसे बना हुआ है, शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो पूरे लेख को समझने के लिए शब्द बाय शब्द यानी वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। वही तो बात ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अध्यापक द्वारा जोर से बोल करके पढ़ने के बाद उसे दोहराना। तो यहां पर जोर जोर से पढ़ना पठन नहीं कहते हैं। जोर जोर से पढ़ना, पठन का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ करके अर्थ समझ पाए। ऊपर के 3 विकल्पों में आप देखिए सब में अर्थ की बात की गई है, लेकिन चौथे विकल्प में अर्थ की कहीं से भी बात नहीं की गई है, इसलिए इसे पठन का उद्देश्य नहीं माना जा सकता, चूंकि ये निगेटिव है और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, आस्था कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर के व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर के अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। पहले शिक्षिका ने क्या कहा है? पहले शिक्षिका ने वाक्य का उदाहरण दिया है, वाक्य का उदाहरण और व्याकरणिक अवधारणा को बच्चे को समझाया है। यानी कि उन्होंने जो नियम है उसको क्या किया? बच्चों को पहले प्रस्तुत किया है। तो यानी पहले प्रस्तुतिकरण किया गया। आगे देखिए, मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है, यानी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देकर के बच्चों को बता करके उस नियम के बारे में। उसके बाद से कहा जा रहा है वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर के अभ्यास करवा रही है, यानी कि प्रैक्टिस करवा रही है। तो प्रस्तुतिकरण के बाद से क्या आया? प्रैक्टिस करवाना यानी अभ्यास करवाना, और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। यानी कि बाद में, अब देखिए, पहले बच्चे को नियम बताया गया जो कि प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस कराया गया। अब बच्चे जब खुद से काम करेंगे, देखिए काम देती है यानी होमवर्क दिया गया, अब बच्चे जब खुद से काम करेंगे तो वो उनका क्या हो जाएगा? वो उनका परफॉर्मेंस हो जाएगा। परफॉर्मेंस यानी बच्चे का परिणाम कि बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को सीखा अथवा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक को एक पैम्पलेट मिला जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पैम्पलेट का प्रयोग किया। इस पैम्पलेट को क्या कहा जा सकता है? देखिए, जैसे पैम्पलेट हो गया, जिस भी नगर पालिका से ये इशू किया गया था वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इशू किया गया था। अब स्थानीय लोग जिस क्षेत्रीय भाषा को बोलते होंगे, समझते होंगे, उसी स्थानीय भाषा में नगर पालिका ने वो पैम्पलेट छपवाया होगा। तो ऐसी भाषा जो किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ हो, उस स्थान विशेष के लिए इस भाषा को प्रमाणिक सामग्री के तौर पर माना जाता है। जैसे कि देखिए, बच्चे प्राइमरी लेवल पर अपनी मदर टंग में सीखते हैं। अब वहाँ का जो स्थानीय क्षेत्र का जो मदर टंग होगा, जो वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोग बोलते होंगे, जैसे कि वहाँ के स्थानीय क्षेत्र में बच्चे के माता पिता भी होंगे। अब माता पिता वही लैंग्वेज बोलते होंगे जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा होगी, और वो स्थानीय भाषा बच्चे ने मदर टंग के तौर पर सीखा, क्योंकि माता पिता जिस लैंग्वेज में इंटरेक्शन करेंगे वही लैंग्वेज तो बच्चा एडॉप्ट करता है, वही तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। तो वो लैंग्वेज के बारे में पैम्पलेट छपवाया गया, तो ये बच्चे के लिए प्रमाणिक सामग्री माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बना करके ऐसे विषय या फिर थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े को एकत्रित करें, अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें और रिपोर्ट तैयार करें। इन कार्य को क्या कहा जाएगा? ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी, जैसे देखिए, आप देखते होंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बालक होते होंगे, वो कभी कभी आपके मोहल्ले में ले आकर के कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं और साथ ही साथ कुछ कॉपी ले रहते हैं और आपके द्वारा दिए जा रहे प्रश्नों के बारे में वो उत्तर को लिख रहे होते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आपसे किसी बात को लेकर के चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं कि गरीब बच्चों के लिए हम लोग इस प्रकार का करेंगे, स्कूल से हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। तो इस प्रकार का काम, जैसे वो कई प्रश्न पूछ रहे हैं और उस आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं, तो इसे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए, गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क में बच्चा कोई भी आंकड़ा एकत्रित नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया गया प्रदत्त कार्य, जिसे असाइनमेंट बोलते हैं। तो असाइनमेंट में भी कोई भी आंकड़ा एकत्रित नहीं करता और रिपोर्ट तैयार नहीं करता उसके आधार पर, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट वर्क इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे? देखिए, 2 प्रकार से बच्चों का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। पहला पोर्टफोलियो और दूसरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे के एक शैक्षिक सत्र यानी कि 1 साल के दौरान जब बच्चा किसी कक्षा में, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में है, तो एक पूरे शैक्षिक सत्र कक्षा 3 के दौरान जो भी वो शैक्षणिक गतिविधि करेगा, उन शैक्षिक गतिविधियों को एक फाइल के तौर पर हम लोग मेंटेन करते हैं, ताकि बच्चे के वर्ष के अंत में क्या प्रगति रही है उसको हम लोग आकलन कर पाए। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली बच्चों के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है और ये शैक्षिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चा अगर कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई परीक्षा में भाग लिया और उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से था, ये सब पक्ष क्या बोले जाएंगे? शैक्षणिक पक्ष बोले जाएंगे। और ऐसा
फाइल या फिर ऐसा रिकॉर्ड जिसमें बच्चे के व्यवहार की बात की जाती है तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ हो जाएगा। यानी कि जब व्यवहार को संरक्षित करने की बात की जाएगी रिकॉर्ड के तौर पर तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, और जब बच्चे के शैक्षणिक पक्ष की बात की जाएगी यानी कि विभिन्न गतिविधि जिसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, उसके डेटा को जब कलेक्ट करने के लिए फाइल तैयार किया जाएगा तो उसे पोर्टफोलियो बोला जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। पूरे वर्ष औपचारिक परीक्षाओं का आकलन। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे के शैक्षणिक पक्ष को इसमें संकलित किया जाता है, केवल परीक्षा की बात की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। औपचारिक परीक्षा का मतलब क्या होता है? औपचारिक परीक्षा का मतलब कि पेपर पेंसिल पर जो टेस्ट बच्चे का हो रहा है उसका आकलन को एक तरीके से उसके द्वारा आकलन की बात की जा रही है। तो नहीं, जो पोर्टफोलियो में होता है वो बच्चे ने अगर कोई ड्राइंग बनाया, किसी प्रतियोगिता में भाग लिया, किसी भी गतिविधि में भाग लिया, उन सबका रिकॉर्ड उस पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहां पर केवल औपचारिक परीक्षा की बात की गई थी तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों की सत्रांत परीक्षा का उसके समग्र आकलन हेतु उपयोग। सत्रांत यानी कि सत्र के अंत में, यानी फाइनल परीक्षा की बात की जा रही है। तो पोर्टफोलियो मैंने आपको क्या बताया कि पूरे साल भर के दौरान की गई गतिविधियों का संकलन होता है, और यह केवल सत्र के अंत में परीक्षा की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए पूरे वर्ष भर के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की रिकॉर्ड का संग्रहीकरण। यहां पर यह पोर्टफोलियो आकलन क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे का असेसमेंट किया जा सके। लेकिन दूसरे विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए, यह शिक्षण अधिगम के लिए नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि शिक्षण अधिगम कहने का मतलब कि बच्चे को पढ़ाए जाने के लिए ये पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है, नहीं, ये बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है, ना कि शिक्षण अधिगम के लिए। तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों, यानी जिस प्रकार से किसी गतिविधि में वो पार्टिसिपेट किया होगा कक्षा में, तो उसका जो भी अधिगम कार्य होगा, जो भी प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो भी उसने समूह में कार्य किया होगा, उन सबका संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इसका उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, समग्र आकलन, यानी कि 360 इवैल्यूएशन, 360 असेसमेंट की बात की जा रही है। तो इस पोर्टफोलियो का प्रयोग करके हम लोग बच्चे के बारे में आकलन करते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से सीखा है अभी तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? ध्यान से देखिएगा, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? आपने दूरदर्शन पर पहले देखा होगा कि एक न्यूज आता था जिसमें अपने उंगलियों के विभिन्न संकेतों के माध्यम से न्यूज एंकर जो था वो न्यूज कन्वे करने की कोशिश करता था। ये स्पेशली उन लोगों के लिए न्यूज कन्वे करने की कोशिश की जाती थी जो कि मूक बधिर होते थे, जो कि सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो वो इन संकेतों को देख करके साइन लैंग्वेज को वो समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि इस साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, पूरे विश्व में एक ही तरह की सांकेतिक भाषा है। तो कोई भी विकल्प जिसमें एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जितने भी वर्ड्स आ जाएं वो हमेशा निगेटिव कर देते हैं विकल्प को, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं, एक से ज़्यादा साइन लैंग्वेज है, जबकि विकल्प में केवल एक ही लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है कि सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है। ध्यान से देखिएगा, हाव भाव यानी कि जेस्चर्स की बात की जा रही है, चेहरे के एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। तो आपने वो न्यूज अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर जेस्चर का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, वहां पर अपने हाथों का प्रयोग किया जाता है, अपने उंगलियों का प्रयोग किया जाता है ये सिंबल्स बनाने के लिए। तो ये हाव भाव का समूह नहीं है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं होता है। देखिए किसी भी भाषा को अगर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर पा रहा हूं तो हिंदी भाषा को आप हूबहू समझ पा रहे हैं, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये इस वजह से पॉसिबल हो रहा है कि जो हिंदी का व्याकरण मैंने पढ़ा है वही हिंदी का व्याकरण आपने पढ़ा है, तभी आप समझ पा रहे हैं कि मैं कर्ता का प्रयोग कैसे कर रहा हूं, कर्म का प्रयोग कैसे कर रहा हूं, क्रिया का प्रयोग कैसे कर रहा हूं। व्याकरण आपने वही कॉमन, मेरा भी है और आपका भी है, तभी तो आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। यानी कि कोई भी भाषा, चाहे वो सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की ही क्यों ना हो, उसका भी एक अपना ग्रामर होता है। जैसे कि किसी भी शब्द को किस प्रकार से हमें कम्युनिकेट करना है, अगर संकेत वो
जो न्यूज एंकर वाला होगा, न्यूज एंकर होगा, वो संकेत का ग्रामर पढ़ा होगा और अगला जो कि उस न्यूज को देख रहा है वो भी उसी ग्रामर के अंतर्गत उस संकेत का मतलब समझता होगा, तभी तो जो मैसेज है वो कन्वे हो पाएगा, मैसेज ट्रांसफर हो पाएगा एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो यानी व्याकरण होगा तभी ये पॉसिबल है। व्याकरण अगर नहीं होगा तो वह उस उंगलियों के जो सिंबल बना रहा है उसका क्या मतलब है वो कैसे पता चलेगा। यानी कि प्रत्येक भाषा का अपना खुद का व्याकरण होता है, चाहे वह सांकेतिक भाषा ही क्यों ना हो। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।